शारदा अपने दो बेटों के साथ एक गांव में रहती थी। कुछ समय पहले ही उसने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी थी, लेकिन शादी के बाद दोनों ही बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग रहने लगे। अब शारदा अकेले ही अपनी पुरानी झोपड़ी में रहने लगी। उसके पास थोड़ी बहुत पैसे थे जिनसे उसने राशन खरीद लिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका राशन खत्म हो गया। 2 दिन तक वो भूखी प्यासी ही अपनी झोपड़ी में पड़ी रही, लेकिन जब उसकी भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वो अपने बेटों के पास कुछ मांगने आई। बेटा, कुछ खाने को दे दे या कुछ पैसे दे दो ताकि मैं राशन ला सकूं और कुछ खा सकूं। पिछले 3 दिन से भूखी हूँ। मैं कोई 2 नंबर की कमाई नहीं करता जो आपको दे दूं। बड़ी मेहनत से पैसे कमाता हूँ, फिर तुम्हें कैसे दे दूं? नहीं है मेरे पास कोई पैसा। बड़े बेटे के दुत्कारने पर वो छोटे बेटे के घर जाती है, जहाँ उसकी छोटी बहू दरवाजा खोलती है। आपका बेटा कोई लाखों रुपए नहीं कमाता जो मैं आपको दे दूं। मुश्किल से कुछ 1000 कमाता है, वो भी आप ले जाओ तो फिर हम क्या खाएंगे? शारदा अपनी किस्मत को कोसते हुए मंदिर की ओर चली गई और मंदिर के बाहर बैठकर रोने लगी। क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? अपने जिन बच्चों को पालने के लिए, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए मैंने अपनी जमा पूंजी लगा दी, आज वही मुझे भूखा छोड़ रहे। अपनी पत्नियों के साथ आराम से रहकर मुझे झोपड़ी में भूखा रहने को मजबूर कर रहे। पिछले 2-3 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया। आजकल कलयुग है बहन, जहाँ आजकल बच्चे अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझते। खैर, ये लो, मीठे चावल का भोग लगाया था माता रानी को, इसे खाकर पेट भर लो। शारदा जल्दी से वो चावल खा जाती है, जैसे ना जाने वो कब से भूखी हो। फिर पेट भरने के बाद, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपके कारण मेरा पेट तो भरा, लेकिन कल का क्या? बहन, यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर है, वहाँ बहुत बड़ा लंगर लगता है। वहाँ सेवा करके आप अपने भोजन की व्यवस्था कर सकती हैं। अब शारदा वहाँ से उस मंदिर में चली जाती है, जहाँ उसने देखा कि अमीर से गरीब लोग वहाँ भंडारे के लिए खड़े थे। वहाँ तरह तरह का खाना भंडारे के लिए तैयार होता था। वो उस मंदिर के पंडित से मिलती है, फिर पुजारी का नाम लेकर उस मंदिर में काम करना शुरू कर देती है, जहाँ उसे तीनों वक्त का खाना मिलता था और कुछ समय बाद तो मजदूरी भी मिलने लगती है। उसने लगभग 2 महीने वहाँ काम किया, लेकिन फिर बड़े दिन हो गए यहाँ। अब मैं वापस अपने गांव लौट जाऊंगी और वहीं अपने गांव के मंदिर के बाहर राजमा चावल का ठेला लगाकर अपने गांव के लोगों को बेचूंगी। इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे, जिससे मेरा दवाई पानी का खर्चा भी चल जाएगा। शारदा ने वापस आकर अपने गांव में राजमा चावल का ठेला लगा लिया। अब वो राजमा चावल बेचने लगी। आइए आइए, राजमा चावल खाइए, 40 रुपए प्लेट, सिर्फ 40 रुपए प्लेट। इतने सस्ते राजमा चावल सुनकर तो ग्राहक उसके पास आने लगते हैं। बहन जी, आपके हाथों के राजमा चावल खाकर तो ऐसा लगता है जैसे आपके हाथों में मां अन्नपूर्णा का वास हो। शुक्रिया भाई साहब। अब उसके पास इसी तरह ग्राहक आने लगते हैं। एक रोज एक बड़ी सी गाड़ी उस मंदिर के बाहर आकर रुकती है, जिसमें से एक अमीर घर की लड़की, जिसका नाम शनाया होता है, उतरती है। तभी एक भिखारी बच्चा उसके पास आता है। कुछ खाने को दे दो ना मैडम, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। हट पीछे। तभी शारदा वहाँ आती है। अरे अरे, ये क्या तमीज है छोटे बच्चे से पेश आने की? अगर तुम अमीर लोग खाना नहीं दे सकते तो कम से कम गरीबों को ऐसे दुत्कारो तो मत। बुढ़िया, तू कौन होती है मुझे ऐसा बोलने वाली? हाँ, लगता है अमीरी के घमंड में तुम इंसानियत भूल गई हो। तुम अमीरों को तो बिल्कुल भी दया नहीं आती हम गरीबों पर। ये बच्चा बेचारा तुमसे कुछ खाने के लिए ही तो मांग रहा था, लेकिन सच कहते हैं लोग, तुम अमीरों के पास जितना पैसा होता है ना, दिल उतना ही छोटा होता है। चल बेटा, मेरे ठेले पर चल, मैं तुझे कुछ खाने को देती हूँ। बिल्कुल सही कहा काकी, इन अमीरों के पास महंगी लिपस्टिक और कपड़े खरीदने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन किसी गरीब को एक वक्त का खाना खिलाना पड़ जाए तो इन्हें भारी पड़ जाता है। सभी लोग शनाया का मजाक उड़ाते हैं। ये देख उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बिना भगवान के दर्शन किए ही अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। शनाया एक अमीर घर की बेटी थी जो बड़ी ही घमंडी और जिद्दी थी। उस रात उसे पूरी रात नींद नहीं आई। उस औरत ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है ना, अब उसे मैं कोई ना कोई सबक सिखाकर ही रहूंगी। अगले दिन जब शारदा अपने ठेले पर राजमा चावल बेच रही थी, तभी शनाया एक बड़ा सा चमकता हुआ ठेला लेकर वहां पहुंची और शारदा के ठेले के सामने अपना ठेला लगाकर खड़ी हो गई और जोर जोर से आवाज देने लगी।
आओ आओ वड़ा पाव खाओ, वो भी बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। जैसे ही आवाज ग्राहकों के कानों में पड़ती है तो वो सब शारदा के ठेले से हटकर उस अमीर बेटी के वड़ा पाव के ठेले पर पहुंच जाते हैं। क्या सच में यहाँ पर फ्री में वड़ा पाव मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल फ्री, जितने मर्जी खाओ। ये सुनकर सभी ग्राहक खुश हो जाते हैं और सब शारदा के राजमा चावल के ठेले को छोड़ अमीर बेटी के वड़ा पाव ठेले पर पहुंच जाते हैं। उस दिन शारदा की भी कुछ कमाई नहीं होती। अब शनाया ऐसा हर रोज करने लगी। वो जानबूझकर शारदा के ठेले के सामने अपना वड़ा पाव का ठेला लगाकर लोगों को मुफ्त में वड़ा पाव बेचती, वो भी इसलिए ताकि शारदा को सबक सिखा सके। लेकिन अब शारदा के पास पैसे न होने के कारण वो अपनी दवाइयां भी नहीं खरीद पा रही थी। लेकिन फिर एक रोज कुछ गुंडे शनाया के ठेले पर आकर उसे छेड़ने लगे। ए हीरोइन, क्या मस्त आइटम है रे तू। मैं तो कहता हूँ वड़ा पाव के साथ तू भी फ्री में मिल जाए तो मजा आ जाए। यू इडियट, तेरी इतनी हिम्मत, अभी बताती हूँ तुझे। शनाया उस पर हाथ उठाती उससे पहले वो शनाया को उठाकर अपने साथ ले जाने लगा। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। अरे सालों, मैंने तुम सबको कितने दिनों तक मुफ्त में वड़ा पाव खिलाया, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन जग्गा एक बड़ा गुंडा था और कोई भी उससे उलझना नहीं चाहता था, इसलिए कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। तभी शारदा हाथ में पिसी हुई लाल मिर्च लेकर उसकी आंखों में डाल देती है, जिससे वो शनाया को छोड़ देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर शारदा डंडे से उसकी पिटाई करने लगती है। गुंडा बनता है, हैं? लड़की को उठाकर ले जाएगा। रुक रुक, तू बता, रुक, तुझे बताती हूँ मैं अभी। जग्गा वहाँ से भाग जाता है। शनाया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो शारदा से माफी मांगती है, जिसके बाद वो अपना ठेला बंद कर देती है। साथ ही शारदा के लिए एक बड़ा पक्का घर बनवा देती है और एक दुकान भी खुलवा देती है, जिसमें वो अपने राजमा चावल बनाकर बेचने लगती है। शनाया की माँ नहीं थी, इसलिए वो शारदा को ही अपनी माँ मानने लगती है और बीच बीच में उससे मिलने आती रहती है। पूनम अपने पति मोहन और बेटी ज्योति के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी को जी रही थी। मोहन का बिजनेस भी अच्छा था। मोहन भी अपनी पत्नी और बेटी को बहुत प्यार करता था और हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करता था। सब कुछ ठीक था, पर एक दिन अचानक मानो पूनम की खुशियों को किसी की नजर लग गई। कहते हैं जब व्यक्ति अमीर और पैसे वाला होता है तो बुरी संगत उस पर जल्दी हावी होती है। ऐसा ही मोहन के साथ हुआ। मोहन को दोस्तों के साथ खाने पीने की आदत पड़ गई। वो अक्सर पार्टी करने के बहाने दोस्तों में शराब पर पैसा बहाने लगा। उसने दोस्तों के साथ पीने खाने के लिए घर की एक एक चीज बेचनी शुरू कर दी। सुनो, ये सोने की चेन और चूड़ियां कहाँ ले जा रहे हो? मेरा गहनों का डिब्बा वापस करो। ये गहने मैंने तुझे बनवा कर दिए थे, समझी? तो इन गहनों पर मेरा हक है, मैंने कहीं भी लेकर जाऊं? हैं? तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? चल हट जा मेरे सामने से। आप ये गलत कर रहे हो। देखना, आपकी पीने खाने की बुरी आदत एक दिन हमारा सब कुछ बर्बाद कर देगी। मोहन ने पूनम की एक नहीं सुनी। धीरे धीरे मोहन ने अपना सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि घर भी। अब वो बहुत गरीब हो चुके थे। मोहन पूनम और ज्योति को लेकर एक किराए के घर में रहने लगा। शराब ज्यादा पीने के कारण मोहन की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी और घर में दवाई के पैसे नहीं थे। क्या करूं, घर में तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इनकी दवाई खत्म हो रही है, पर मुझे कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो इस घर का खर्च कैसे चलेगा। सब मेरे कारण हुआ है। ना मैं शराब जैसी बुरी चीज को अपनी आदत बनाता और ना हमारा ये हाल होता। बना बनाया बिजनेस, घर, गाड़ी सब बिक गया और तो और हमारी ज्योति का स्कूल भी छूट गया। बात करते करते मोहन रो पड़ा। अरे आप चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना कोई काम ढूंढ लूंगी, आप चिंता मत करो। पूनम मोहन की हालत देखकर और परेशान हो गई। पूनम के पड़ोस में सरोज नाम की एक महिला रहती थी। वो दाल चावल का ठेला लगाती थी, पर वो अपना सब कुछ बेचकर गांव जा रही थी। क्या हुआ सरोज दीदी, आपने दाल चावल का ठेला नहीं लगाया? नहीं, हम तो अपना सब कुछ बेचकर गांव जा रहे हैं। गांव में अपनी जमीनें हैं, वहीं खेती बाड़ी करके रहेंगे। बच्चे भी दादा दादी के पास गांव में ही रहते हैं, तो उन्हें भी अकेले परेशानी होती है। बस 1-2 दिन में चले जाएंगे। सरोज दीदी, मेरे पास भी कोई ऐसा काम नहीं है जिससे मैं घर का खर्चा निकाल सकूं। अगर आप गांव जा रहे हो तो क्या मैं दाल चावल बेचने का काम शुरू कर दूं? बहुत परेशानी चल रही है, घर में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या काम करूं। हाँ क्यों नहीं, इसमें क्या परेशानी है, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी और ठेला और बर्तन खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हें सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा। पर सरोज दीदी, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको। अरे तो पैसे किसने मांगे हैं? तुम आराम से अपना काम शुरू कर लो, उसके बाद जब थोड़ी कमाई होने लगे
तब हम इस बारे में बात कर लेंगे। सरोज पूनम की बहुत मदद करती है और पूनम दाल चावल का ठेला लगाने लगती है। सरोज गांव जा चुकी थी, पर उसके बंधे हुए ग्राहक अब पूनम के ठेले पर आने लगे थे। इससे पूनम को बहुत फायदा हो गया। पूनम रोजाना सुबह दाल चावल बनाती थी और पूरा दिन ठेले पर दाल चावल बेचती थी। पूनम की कमाई शुरू होने लगी, जिससे घर का खर्च भी निकलने लगा और मोहन की दवाई भी समय पर आ जाती थी। पूनम ने ज्योति को भी फिर से स्कूल में डाल दिया। पूनम दाल चावल बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी, इसलिए उसके ठेले पर ग्राहकों की बिक्री बढ़ने लगी थी। सब कुछ ठीक हो गया, पर एक दिन चलो एड़े, चल जल्दी से हफ्ता दे। इस एरिया में बहुत समय से आया नहीं, तो सब आराम से मजे कर रहे हो और दिखाई दे रहा है यहाँ पर सब खूब कमाई कर रहे हैं। भैया, ये कौन है जो इस तरह से ठेले वालों से बात कर रहा है? और ये हफ्ता क्या चीज है? पूनम बहन, ये इस एरिया का गुंडा है। कुछ समय से आ नहीं रहा था। पहले जब सरोज बहन खड़ी होती थी तब वो भी इसे हफ्ता देती थी। ये हर हफ्ते आता है और अपना हफ्ता लेकर चला जाता है, यानी कि हर हफ्ते 2000 रुपए इसको देने पड़ते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। कोई इसके बारे में पुलिस से नहीं कहता? अरे बहन, इस गुंडे से सब डरते हैं। किसकी मजाल की पुलिस में इसके खिलाफ कोई एक भी शब्द कह दे। अब तुम भी इसे चुपचाप पैसे दे देना, वरना ये तुम्हें यहाँ ठेला नहीं लगाने देगा। नहीं भैया नहीं, अत्याचार सहना और अत्याचारी का साथ देना दोनों ही गलत है। मैं इस अत्याचार को सहन नहीं कर सकती। मैं इस गुंडे को पैसे नहीं दूंगी। तभी वो गुंडा वहाँ आ जाता है। अरे यहाँ तो पहले सरोज ठेला लगाती थी ना, लगता है तुम उसकी जगह आई हो। चलो, मुझे क्या करना है, चले जल्दी से मेरा हफ्ता दे। मुझे देर हो रही है मुझको। मैं कोई हफ्ता नहीं देने वाली। मैं अपनी मेहनत की कमाई तुम्हें क्यों दूं? जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। क्या कहा? पुलिस बुलाएगी तू? पुलिस? मेरे खिलाफ कोई पुलिस में शिकायत नहीं कर सकता, समझी? तुम मेरे से डरते हैं, समझी? अब देखता हूँ तू यहाँ ठेला कैसे लगाती है। चल हट यहाँ से। अरे छोरो, निकालो इसके गले में से 2000 रुपए। चलो। तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सब लोग जग्गू नाम के उस गुंडे से डरते थे। कोई भी जग्गू के आगे नहीं बोलता था। जग्गू सबसे पैसे लेकर चला जाता है। पूनम बहुत गुस्से में थी। वो सीधी पुलिस स्टेशन जाती है और जग्गू के खिलाफ शिकायत दर्ज करती है। उस एरिया में ये सब चल रहा है, इस बात का हमें पहले ही शक था। अगर ये खबर हमें पहले किसी ने दे दी होती ना, तो हम कब का जग्गू को गिरफ्तार कर चुके होते। हम जब भी वहाँ के ठेले वालों से कुछ भी पूछने के लिए जाते हैं तो कोई भी जग्गू के खिलाफ गवाही नहीं देता, सब डर जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आप सचमुच बहुत बहादुर हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हम जग्गू को शाम होने से पहले ही गिरफ्तार कर लेंगे और आपके पैसे आपको मिल जाएंगे मैडम। आप जाइए अब। पूनम की शिकायत पर पुलिस अपना काम शुरू कर देती है। शाम तक जग्गू के सारे ठिकानों पर पुलिस छापा मारती है। जग्गू और उसके सभी साथियों को पकड़ लिया जाता है। पूनम को अपने पैसे वापस मिल चुके थे। आज सभी ठेले वाले पूनम की बहुत तारीफ कर रहे थे। सभी ठेले वाले बेफिक्र थे, क्योंकि पूनम ने उन्हें जग्गू जैसे गुंडे के खौफ से छुटकारा दिलवाया था। कुछ समय बाद मोहन की तबीयत भी ठीक हो जाती है। उनके पास पैसे भी जुड़ चुके थे, इसलिए पूनम और मोहन ने एक होटल खोल लिया। अब पूनम और मोहन की जिंदगी में फिर से सुख के दिन आने लगे थे। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।